सभी को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और ये सेशन है दोस्तों मोटिवेशन का। जितना हमारे लिए पढ़ाई महत्वपूर्ण है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को बैलेंस रखना, मोटिवेट रहना। और किसी भी स्थिति में अगर हम नीचे की ओर जाते हैं तो दोबारा हमें आना चाहिए कि हम ऊपर की तरफ कैसे जाएं। दोस्तों मुश्किल ये है कि हम ना जीतना सीखते हैं। जीतने के लिए बहुत सारे स्टेटमेंट, बहुत सारे मोटिवेशन है कि ऐसे जीतो, ये करोगे तो जीत हासिल होगी, है ना, और ये करोगे तो आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वास्तविकता ये है फ्रेंड्स कि हमें जीवन में जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीत को हैंडल करना, जीत को सीखना, उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हार को सीखना, हार को हैंडल करना। जो व्यक्ति हारना सीख जाता है दोस्तों, वह व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है। तो हमारे लिए यह एक एग्ज़ाम महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन मात्र यह एग्ज़ाम महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन बहुत बड़ा है दोस्तों, और इसमें बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होंगे जिसका कोई सिलेबस नहीं होगा, जिसमें कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है और आपके पास पहले से कोई हथियार प्रिपेयर भी नहीं होगा। ना आप उस एग्ज़ाम के लिए प्रॉपरली तैयार होंगे और न ही वो एग्ज़ाम आपको बताकर फिक्स्ड डेट पर आयोजित किए जाएंगे। वो एग्ज़ाम ऐसे होंगे जो होते हैं आपके जीवन की परीक्षाएं, और वो एग्ज़ाम कभी भी किसी भी मोड़ पर आपकी परीक्षा लेने के लिए खड़े होंगे। और आपको चाहिए कि आप हर वक्त अलर्ट रहें, हर वक्त रेडी रहें और हर वक्त अपने सीमित संसाधनों में किस प्रकार आप उससे जूझ सकते हैं और आगे निकल सकते हैं, ये आपकी एक कला विकसित करनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो देखिए, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि आपको मछली चाहिए या मछली पकड़ने का हुनर। जैसे कि अभी तो ये बहुत ही छोटा एग्ज़ाम है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। हालांकि ये जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप एक स्टेबल लाइफ में आ जाते हैं और आपके पास एक सिक्योरिटी हो जाती है दोस्तों। लेकिन 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 ठीक है, ये एग्ज़ाम जिस पोस्ट पे आपको पहुंचाता है या आपकी लाइफ को सिक्योर कर देता है, ठीक है, सिर्फ वही जीवन नहीं है। क्योंकि कमाने के लिए, लाइफ को सिक्योर करने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। आपने देखा होगा कि बिज़नेस हो, व्यापार हो, ठीक है, या फिर कोई भी तरीका। आप अपने आस पड़ोस के 8-10 घरों को आप देख लीजिए कि वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं। या फिर आप अपने ऑफिस फील्ड में वहाँ रास्ते तक जाते हुए रास्ते में देखते चलिए कि लोग क्या कर रहे हैं। तो कमाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये वाला जो तरीका है जिसमें कि आप अपने बुद्धि और ज्ञान का विकास करते हैं, अपने कौशल का विकास करते हैं, आप हार जीत का समायोजन करना सीखते हैं, दूसरों की बातें, कड़वी बातें सुनकर भी अपनी यात्रा को कंटिन्यू करना सीखते हैं। ये बहुत ही आपको लर्निंग फेज़ है आपके लिए, और इस लर्निंग फेज़ का पूरा फ़ायदा उठाइए दोस्तों, पूरा फ़ायदा उठाइए। कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई स्मार्ट अप्रोच नहीं है, कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है, हार्ड वर्क, ठीक है। अगर आप हार्ड वर्क के ऊपर भरोसा करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो आपके लिए आप स्मार्ट तरीका भी निकाल लेंगे, आप शॉर्टकट भी निकाल लेंगे, आप हर चीज़ तक पहुंचने का आसान तरीका निकाल लेंगे। जैसे दोस्तों, आपने शुरू में साइकिल चलाने सीखी, ठीक है, आपने क्या सीखा, पैडल पैर से कैसे घुमाते हैं। ये एक कौशल है, ये कुशलता है। साइकिल सीखना क्या है, एक कुशलता है। तो आपने साइकिल चलाना सीखा, आप जब उसमें एक्सपर्ट हो गए, उसके बाद आप एक हाथ छोड़ के चलाने लगे साइकिल, कभी कभी आप दोनों हाथ छोड़ के चलाने लगे, और आप बहुत तरह के स्टंट जितने हो सकते हैं, आगे बैठ के, पीछे बैठ के। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने क्या साइकिल के कैरियर पे बैठ के साइकिल चलाया है, मतलब सीट पे ना बैठ के कैरियर पे बैठ के चलाया है ना, चलाया होगा दोस्तों ज़रूर। कुछ लोगों ने खड़े होकर चलाया होगा, कुछ लोगों ने अलग अलग तरह के स्टंट करके चलाए होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक 10 साल का लड़का है या लड़की है और उसको साइकिल चलाना सिखाना है, ठीक है, तो क्या आप वो सारे तरीके उसको सिखाएंगे कि कैरियर पे बैठ के साइकिल कैसे चलाते हैं, एक हाथ छोड़ के साइकिल कैसे चलाया जाता है, दोनों हाथ छोड़ के कैसे चलाया जाता है, या फिर साइकिल को उछालते हुए, लिफ्ट करते हुए स्टंट कैसे किया जाता है? क्या आप ये सारी चीज़ें उसको सिखाएंगे? नहीं दोस्तों, आप यही कहेंगे कि पहले साइकिल को बैलेंस करना सीखो और पैडल घुमाना सीखो। उसके बाद जब वो मतलब आप सपोर्ट कर सकते हैं, आप बैलेंस करके साइकिल को चला सकते हैं, यही तरीका है और यही बेसिक तरीका है, यही चीज़ें दुनिया का हर व्यक्ति किसी भी पहली बार साइकिल चलाने वाले को सिखाता है। उसके बाद उसकी कैपेबिलिटी है, उसकी क्षमता है, और उसकी सीखने की जो कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से वो फिर बाद में अपना जो और चीज़ें हैं वो सीख ही जाता है दोस्तों, ठीक है। तो पढ़ाई का भी ना सिर्फ एक ही तरीका है। पढ़ाई का ये तरीका है कि एकदम एंजॉय करते हुए कोई भी चैप्टर है उससे अपने आप को रिलेट करिए, उसको इमेजिन करिए कि लिखने वाला क्या कहना चाह रहा है। संविधान अगर कठिन लगता है
संविधान अगर कठिन लगता है तो आप ये सोचिए कि संविधान नहीं होता तो क्या होता। एक भीड़ होती, लोगों की एक भीड़ होती, कोई भी किसी का सामान छीन रहा है, कोई भी किसी की हत्या करके चला जा रहा है, कोई किसी का पशु, संपत्ति, ज़मीन सब हड़प ले रहा है। महिलाओं और जो वीक सेक्शन है, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, उन लोगों को दबा दिया गया है। तो क्या कानून व्यवस्था ज़रूरी थी इंसान को इंसान बने रहने के लिए, किसी का हक ना मारा जाए इसलिए? तो आप आँख बंद करके खुद ही सोचिए कि संविधान में क्या-क्या प्रावधान ऐसे होने चाहिए थे कि लोगों को लगे कि वो इंसान है और हमारा हक किसी के द्वारा नहीं छीना जाएगा। अगर आप मेहनत करके 4 रोटी कमा के लाते हैं, आप अपने घर में सेव रखते हैं, तो कोई और उस पे हक ना जमा ले, कोई से छीन ना ले, कोई से लूट ना ले और आपकी जो क्षमता है उसका हनन ना हो और सभी को रोटी कमाने का हक हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, दिव्यांग हो, ठीक है? हर वर्ग के लिए ये से इक्वल अपॉर्चुनिटी रहे। तो क्या संविधान की आवश्यकता नहीं थी? थी दोस्तों। इसलिए हमें इतनी बड़ी पॉलिटी की बुक पढ़नी पड़ रही है और उसका हर एक जो लाइन है, हर एक आपसे रिलेटेड है। आप खुद से रिलेट करके उसको पढ़िए। रिट पिटीशन का क्या मतलब होता है? अगर आपके साथ कभी अन्याय होगा, तो क्या आप रिट पिटीशन का उपयोग नहीं करेंगे? सिर्फ़ वो पढ़ने के लिए नहीं है, उसे आम जीवन में भी उपयोग करने के लिए है। देखिए कहीं पे भी, चाहे आप जॉब में हो या फिर जॉब में नहीं हैं, किसी भी फ़ील्ड में हैं, अगर आपके साथ अन्याय होता है तो आपको ये लगता है ना कि अभी कोर्ट है, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। मुझे तो लगता है कि देखिए जॉली एलएलबी एक मूवी थी, उसमें जो जज साहब थे, वो जो मोटे से हैं, जो बहुत कॉमेडी करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि न्याय व्यवस्था पे विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक भले ही हमारे न्याय व्यवस्था पे बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं, बहुत जल्दी न्याय नहीं मिलता है, बहुत खर्चीला है, इसके बावजूद भी ना, अगर एक गाँव में एक गरीब आदमी के घर में चोरी होती है, तो वो यही कहता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा। अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसे विश्वास है न्यायालय के ऊपर और वो कहता है कि अभी जो करना है कर लो और मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा। उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। ये है हमारे न्याय व्यवस्था पे एक आम आदमी का जो विश्वास है, जो उसकी आकांक्षाएँ हैं, जो उसका एक फ़ेथ है कि मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मेरे लिए न्यायालय तो खड़ी है। इतने सारे आरोप प्रत्यारोप के बावजूद भी एक विश्वास का बने रहना एक संविधान की सफलता की कहानी तो है ही, निश्चित रूप से है। देखिए दोस्तों, हर चीज़ का ना मतलब प्रॉस होता है, कॉन्स होता है, सकारात्मक पक्ष भी है, नकारात्मक पक्ष भी है और अपवाद भी ढेर सारे हैं। 140 करोड़ की जनता है, इतने लोगों को हैंडल करने के लिए इतना कम प्रशासनिक अमला है, इतनी कम पुलिस व्यवस्था है, इतना कम देखिए डॉक्टर्स भी कम हैं, टीचर्स भी कम हैं, हर चीज़ में तो हम कमी ही देख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, जब आपातकालीन स्थिति आती है, कोविड जैसा केस आया या फिर कोई बाहरी हमले वाली स्थिति आती है, तो हम कैसे यूनाइट हो जाते हैं। पूरा प्रशासन उसमें लग जाता है, सबको सिक्योरली किसी जगह पे सेव करना है, आपातकालीन व्यवस्था आ गई है, तो उस समय एकजुटता हमको देखने को मिलती है। तो कुछ कमियां तो हैं ही, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि कुछ ऐसे लोग सिस्टम में अभी भी बने हुए हैं दोस्तों, जो बहुत ईमानदारी से और बहुत ही लगन से काम करते हैं और उन्हीं के भरोसे ना ये सारा देश चल रहा है। तो कुछ खराब लोग भी हैं और कुछ अच्छे लोग भी हैं। और कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ पे दोनों लोग नहीं हैं। इवन ईश्वर ने जब सत्ता बनाई, ईश्वर ने जब इस दुनिया का निर्माण किया, तो ही हमको पता है कि एक देव तत्व था और एक क्या कहा जाता है, दानव तत्व था। तो आपको ये चीज़ हर जगह मिलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हर जगह मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद आप चूँकि प्रशासन में आना चाहते हैं, आपको एक बैलेंस व्यू रखते हुए और सब चीज़ों में बैलेंस बना के चलना ज़रूरी है। अब आती है एग्ज़ाम तैयारी की बात। तो एग्ज़ाम तैयारी में जैसे कि आप लोग कमेंट्स करते हैं कि मैडम ऐसे का ये टॉपिक का लिख के बता दीजिए, ठीक है, ये टॉपिक का फिर से इसको एक बार पढ़ा दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप बोध वृक्ष से जुड़े हैं तो मैं, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर करना चाह रही हूँ कि अभी इनिशियल फेज़ है, मैं आपको सिखा रही हूँ कि कैसे लिखना है, ठीक है। लेकिन आपको लिखना सीखना होगा। आपको कोटेशन वाली बुक मैंने शेयर कर दी, आपको बता दिया कि बॉडी कैसे लिखना है, आपको बता दिया कंक्लूजन कैसे लिखना है, आपको बता दिया घटना से कैसे रिलेट करना है। अगर आप 15-20 ऐसे लिखा हुआ पढ़ के सीखने के बाद भी अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब है कि आप अपना ऐसे लिखने का हुनर विकसित नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं, आप लिखा लिखाया रटा रटाया हुआ चीज़ कितने दिन तक आपके काम आएगा?
कल को आप रट के पास होके अगर जॉब में आ भी जाते हैं तो उसके बावजूद भी क्या आप दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे कि आपका ये काम वो कर दे, फला ऑपरेटर आपका फ़ाइल तैयार कर दे, ये लिपिक आपका सब चीज़ रेडी करके रखे। दोस्तों, जब प्रशासन में एक अधिकारी पद पर बैठता है तो उसे एक प्यून से लेकर के, ऑपरेटर से लेकर के लिपिक सारे काम आने चाहिए, सारे काम आने चाहिए। वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकता। आपको इतना तो आना ही चाहिए कि अगर कोई आपके ऑफिस में एब्सेंट है तो आप सारे काम जो है खुद कर सकते हैं। इतनी योग्यता, इतनी कुशलता, इमरजेंसी के लिए आपको कैश बुक भी लिखना आना चाहिए, आपको खुद जाकर के ई कोष में कैसे बिल पुटअप करना है लगाना आना चाहिए। अगर ऑपरेटर नहीं है तो आपको लेटर टाइप करना आना चाहिए। सभी तरह का सभी आयाम अगर आप विकसित नहीं करेंगे तो आप एक कुशल प्रशासक कभी नहीं हो पाएंगे। ये बात अलग है कि आपको फैसिलिटी दी गई है उसके लिए, ठीक है, आपको वाहन चालक दिया गया है कि आपको वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए, लेकिन इमरजेंसी में आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाना आना चाहिए। कुछ भी नहीं है व्यवस्था है तो आप कैसे कहीं पे पहुंचेंगे? इमरजेंसी कंडीशन है, आपको पहुंचना है तो आप ये थोड़ी कह सकते मेरा ड्राइवर नहीं है, मैं कैसे पहुंचूं? आपका पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक तरीके से आप इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आप अपने आप को हमेशा तैयार रखते हैं। ऐसे में चाहे वो कोई भी पेपर हो, ठीक है, आपको एक बार अगर तरीका पता चल जाए, आप सीख लेते हैं, तो उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए कि आप खुद से लिखें। खुद को ही विकसित करना है आपको। आपको अगर मछली शासन आपको प्रोवाइड कर दे, है ना, राशन आपको प्रोवाइड कर दे, जिस तरह से मछली का एग्जांपल मैंने दिया है कि मछली चाहिए या मछली पकड़ने का हुनर, और एक प्रशासन की ये जिम्मेदारी भी है कि लोगों को ना फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब हर चीज़ पे डिपेंडेंट होना ना सिखाए। इसलिए तो कौशल विकास की बात हो रही है ना, इसलिए तो लाइवलीहुड मिशन चलाए जा रहे हैं, इसलिए तो लोगों को जोड़ा जा रहा है कि वो प्रशिक्षित हो सकें। मैंने बार बार एग्जाम्पल्स में, मेरे आंसर्स में आप क्या देखेंगे, साउथ कोरिया में 98% लोग कुशल हैं, वहीं यूएसए में 52%, और अपने यहाँ कितने हैं, 2 से 4%। तो हमें सीखना होगा, हमारा स्किल डेवलपमेंट ही तो पीछे है, बाकी सब चीज़ में हम आगे हैं। हम कॉपी करने में आगे हैं, हम किसी चीज़ को फ्रेंड्स आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, एक एआई सबमिट हुआ था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, ये गाजियाबाद वाला जो एरिया है वहाँ पे एक बहुत बड़ा एआई समिट का आयोजन किया गया था, और उसमें बहुत ही हास्यास्पद स्थिति ये हो गई कि एक एआई टूल बनाया गया था जिसको हमने दावा किया था कि ये हमारी यूनिवर्सिटी ने बनाया है, ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी दिल्ली की बनाया है। लेकिन बाद में ना जब वो वायरल हुआ कि इतना अच्छा एआई टूल जो है मतलब इंडियन यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है और इतना यूज़फुल है, तो उसमें कॉपीराइट आ गया। वो पता चला बाद में कि बहुत पहले तो वो चाइना ने ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ था। तो कितनी शर्मनाक स्थिति आई, जहाँ पे वाहवाही मिल रही थी वहीं पे ये लिखा जाने लगा कि हमने नकल किया है। तो दोस्तों, कब तक हम जुगाड़ वाली टेंडेंसी से चलेंगे? कब तक हम दूसरों की चीज़ें कॉपी करेंगे? आप आपका सेल्फ का कुछ इनिशिएटिव, कुछ नया, कुछ इनोवेशन, ये हमें लाना सीखना होगा। तो बात ये है कि अब आपको तरीका आ चुका है, किस तरीके से कौन से कोट्स कहाँ यूज होने चाहिए ये आपने सीख लिया है। उसके बाद आपको सिर्फ करंट का सिचुएशन देखना है कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, रेलिवेंट कौन सी चीज़ें हैं, उससे बॉडी तैयार करिए। उसके बाद कंक्लूजन लिखिए, अच्छे अच्छे फ़ोटो चार्ट्स डायग्राम बनाइए और फिर लिख के भेजिए। अब तो आपको ये होना चाहिए कि आप टेलीग्राम में पोस्ट करें कि मैम आपने जैसे बताया था उस तरीके का ऐसे मैंने लिखा है, ये कैसा है। ये टेंडेंसी होनी चाहिए। ये टेंडेंसी आपके अंदर कौशल विकास का एग्जाम्पल देती है। और सिर्फ अगर आप कॉपी करने आए हैं दोस्तों कि मैं कोई ऐसा तरीका सीख लूँगा या सीख लूँगी कि बहुत अच्छा कॉपी करके और मैं एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कुछ कर सकूँगी या सकूँगा, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है आपको बेनिफिट करे, है ना, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और आपको परसेंट पता है कि एग्ज़ाम का एक्चुअल परसेंट, मतलब सक्सेस टेंडेंसी कितनी है? बहुत कम परसेंट है। जितने लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, जितने भी लोग ग्रुप से जुड़ते हैं दोस्तों, क्या सभी लोग सफल हो पाते हैं? नहीं हो पाते हैं। लेकिन सिर्फ इस एग्ज़ाम की सफलता की बात नहीं है। हाँ, मुझे ये पता है कि जो भी मन से जो बताई हुई चीज़ों को फॉलो कर रहा है, जो वीडियो को अच्छे से देखता है और जो मेरे बताई गई बातों को कुछ परसेंट भी अगर ग्रहण कर रहा है, तो वो जीवन में कहीं ना कहीं सफल ज़रूर होगा। ये एग्ज़ाम तो बहुत छोटी सी बात है, एग्ज़ाम तो बहुत ही छोटी सी बात है। जीवन जीविकोपार्जन का एक साधन है दोस्तों, ठीक है, मतलब एक डिग्निटीफुल अगर जीविकोपार्जन आप करना चाहते हैं तो उसका साधन है। लेकिन जीवन बहुत बड़ा होता है और जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, और जीवन के हर पड़ाव पे, हर एग्ज़ाम पे अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर कुछ क्वालिटीज़, कुछ गुणों का विकास तो करना ही पड़ेगा। आप करेंगे, एक कुशल मानव संसाधन बनेंगे, तो आप हर एरिया में सफल होंगे दोस्तों। तो कुल मिला के सारांश ये है
संक्षिप्त में ये बोलना चाह रही हूँ कि आपको मछली चाहिए या मछली पकड़ने का हुनर चाहिए, आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आप हुनर सीख लेंगे तो सारा सारा समुद्र आपका है, सारी नदियाँ आपकी हैं। आपके पास हुनर है तो आपको इस चीज़ की तो कोई कमी ही नहीं है कि आपको कहीं जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप कैपेबल हैं, आप आत्मनिर्भर हैं। और अगर आपको सिर्फ मछली चाहिए तो आप जीवन भर मछली की तलाश करेंगे, जीवन भर आपको फ्री में कोई कुछ दे दे, आपका काम चल जाए, यही टेंडेंसी आपकी बनी रहेगी। ठीक है, तो हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लगे, कुछ लोगों को अच्छा लगे, लेकिन आपका बुरा लगना या अच्छा लगना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा, ये मेरा लक्ष्य नहीं है कि आपको बुरा ना लगे। ठीक है, मेरा लक्ष्य ये है कि जितने भी लोग सिंसियर होकर सुनते हैं या उन्हें लगता है कि कुछ फ़ायदा मेरी बातों से किसी को होता है, तो वो सही चीज़ों को पकड़ लें। और सही और गलत ये मेरे हिसाब से है दोस्तों। ठीक है, मेरा ये खुद का विज़न है, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत अनुभव है। हो सकता है कि मैं कहीं पे सही हूँ या नहीं हूँ, गलत भी हो सकती हूँ। ठीक है, लेकिन जितना मुझे आता है, अगर ABCD Z तक मुझे नहीं आता, अगर ABC भी आता है, तो मुझे ये लगता है कि वो ABC का ही ज्ञान किसी को मिल जाए। ठीक है, उतना ही किसी को शेयर कर पाऊँ। जिस दिन Z तक सीख जाऊँगी उस दिन Z तक बताना चालू कर दूँगी। ठीक है, तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे, मोटिवेशनल वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो बताइएगा। इसको सीरीज़ को हम लोग स्टार्ट रखेंगे। और जहाँ तक बात एग्ज़ाम्स की है, तो एग्ज़ाम्स को मन लगा के, एक प्रेम पूर्वक, मतलब एक लगाव महसूस करिए। जिस किताब से आप पढ़ते हैं ना, उस किताब के प्रति लगाव होना चाहिए। उसको सजा के रखिए, उसको अच्छे से मतलब ट्रीट करिए उसके साथ, है ना। जब भी आप उसको पढ़ने बैठे हैं तो एक योग साधना जैसा कि हाँ, अब मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ तक ख़त्म करना है, बहुत रिस्पेक्टफुल रहिए उसके साथ। तब देखिएगा कि ना कन्वर्सेशन 2 वे होने लगेगा। अभी तो आप पढ़ रहे हैं, कल को ना आप इतनी तेज़ी से पढ़ने लगेंगे ना कि आपको मतलब उधर से भी कन्वर्सेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। हमको लगता है ना कि किताबें निर्जीव हैं, निर्जीव वस्तुओं में जान नहीं होती है, लेकिन ना आप महर्षि कणाद का जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि निर्जीव जीवित हर वस्तु में, प्रकृति की बनाई हुई हर वस्तु में क्या है, हर कण में क्या है, ईश्वर है। ठीक है, चाहे उसको आप प्रकृति कह लीजिए, चाहे ईश्वर कह लीजिए, जो भी परमात्मा का अंश कह लीजिए। तो जब निर्जीव चीज़ें जो होती हैं ना, जैसे आपका पेन है, आपका टेबल है, आपका चेयर है, आपका मोबाइल है, आपकी बुक्स हैं, अनुभव करिए, उसमें भी प्राण है, उसमें भी प्राण है। जब आप उसके प्रति प्रेम से एक अच्छा बिहेव रखते हैं, रिस्पेक्टफुल रहते हैं, तो भी ना वो रिटर्न में आपको ना एक असीम प्यार देता है। फिर आपका लगाव हो जाता है उसके साथ, जुड़ाव हो जाता है, तब फिर कहानी आगे बढ़ती है। फिर आप उसके बिना नहीं रह सकते और वो आपके बिना नहीं रह सकता। बहुत सारे लोग ना जो बहुत सालों से एग्ज़ाम दे रहे होंगे, 6, 7, 8 साल से PSC में लगे हुए हैं, ठीक है, वो किताब क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं दोस्तों? वो इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हैं कि उन्हें एक अजीब सा लगाव हो गया है। ठीक है, जब वो किताबों को पैक कर देते हैं ना, मतलब कार्टून में पैक करके, किसी बोरे में पैक करके कि अब इसे रैक पे डाल देते हैं, या अब मैं इसे देखूंगा ही नहीं, देखूंगा ही नहीं, लेकिन फिर भी ना कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद वो उसे पुकारने लगता है कि आओ मुझे खोलो। ठीक है, और फिर ना वो किताब मेज पे सज जाती है, फिर वो अलमारी में, रैक में सज जाती है। तो जो पढ़ने की जिसको आदत हो जाती है ना, सिर्फ मैं PSC से रिलेटेड ही नहीं कह रही हूँ, अगर जिसको किताबों से प्रेम हो गया ना, वो किताब के बिना नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये कहानी है, ये भी एक अलग तरह का लगाव है, अलग तरह का प्रेम है, और इसमें जो एक बार फंसता है वो इससे निकल नहीं पाता है। तो इसी तरीके का प्रेम चाहिए, इसी तरह का जज्बा चाहिए, इसी तरह का जुनून चाहिए दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए। और एग्ज़ाम तो इसका बहुत ही छोटा हिस्सा है। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए जितनी मेहनत की आवश्यकता है, जितने लगन की आवश्यकता है, उसको करिए और अपने अंदर हुनर को विकसित करिए। आंसर राइटिंग का हुनर आपको तभी मिलेगा जब आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, खुद आंसर कॉपी देखिए, बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी देखिए, लोग कैसे लिखते हैं, और कोशिश करिए कि आपका एक अपना स्टाइल डेवलप हो सके। तो आशा करती हूँ आप लोगों को कुछ लाभ मिला होगा दोस्तों, और अभी तक सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।